गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको प्रातःकालीन नमस्कार, मेरा स्नेह भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ाना शुरू किया था कौन सी पोयम, रेन ऑन द रूफ, माने छत पर बारिश। और इस क्रम में बच्चों इसका जो पहला पेरा है, आप जानते हो द पोयम कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेंजास। ठीक है बच्चों, ये जो कविता के पेरा होते हैं ना, पैराग्राफ, इनको स्टेंजा कहते हैं, ध्यान देने से बात में। एक तो होता है पैराग्राफ और एक होता है स्टेंजा, तो फर्क आपको पता होना चाहिए। ये जो स्टेंजा होता है बच्चों, एक कविता का जो पैराग्राफ होता है ना, द पैराग्राफ ऑफ ए पोएट्री, द पैराग्राफ ऑफ ए पोयम, अर्थात किसी कविता का जो है क्या है, एक जो वो पैराग्राफ होता है जिसे आप हिंदी में अवतरण कहते हैं, वो बच्चों स्टेंजा कहलाता है। और आप इसे पद्यांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पद्यावतरण। क्या कह सकते हैं इसको? ये देखो, पद्यावतरण, यानी ये पद्यावतरण हो गया, पद्यानुच्छेद हो गया या पद्यांश हो गया। इस तरीके से आप इसको काव्यांश भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको पहली बात यह है कि मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि हाउ मेनी, ठीक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि द पोयम रेन ऑन द रूफ, ठीक है, द पोयम रेन ऑन द रूफ कंसिस्ट ऑफ, तो कैसे बोलोगे? हाउ मेनी स्टेंजाज, ठीक है, हाउ मेनी स्टेंजाज द पोयम रेन ऑन द रूफ कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चों, और अगर मान लो आप कंसिस्ट को, ये जो कंसिस्ट ऑफ लिखा ना, इसमें भी एस को आप आगे लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी डूडल्स बना करके। तो कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी स्टेंजाज डज द पोयम रेन ऑन द रूफ कंसिस्ट ऑफ। मतलब ये हुआ कि ये जो पोयम है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, ये कुल मिलाकर के कितने पद्यांशों से बनी है? इसमें कुल मिलाकर के कितने पद्यांश हैं? तो बच्चों बताओ, आप क्या बताओगे? इसका क्या जवाब होगा? देयर आर 3 स्टेंजास। देयर आर 3 स्टेंजास, 3 स्टेंजा है। पहला वाला स्टेंजा तो बच्चों आपको हमने पढ़ा दिया था, और आगे वाला स्टेंजा देखना जरा। एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स। देखो बच्चों, ये शब्द देखना, शिंगल, और एक तो आप जानते हैं बच्चों सिंगल, और एक क्या होता है? सिग्नल, है ना। अब देखो, आपको बच्चों पता है, कुछ लोग यूं कहते हैं, ना तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चों वो सिंगल नहीं होता, दैट इज सिग्नल। सिग्नल होता है। सिग्नल जानते हो? जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि डिटर्मिनर्स वो सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि इनके ठीक बाद आने वाला शब्द निश्चित रूप से नाउन होगा, और वो हमको ये भी बताते हैं कि उनके ठीक बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, माने काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ये बात हमको कौन बता देता है? ये बात हमको बच्चों डिटर्मिनर बता देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम टू बी सिग्नल्स। इसलिए बच्चों हम उनको सिग्नल्स कहते हैं। आप जानते हो बत्ती, हरी बत्ती किस बात का सिग्नल है? खींचो। लेकिन बच्चों लाल बत्ती से बात का सिग्नल है रुको, और पीली बत्ती किस बात का सिग्नल है? जानते हो ना? एनी हाउ, तो ये तो सिग्नल की बात हुई। ये सिंगल क्या होता है बच्चों? जानते हो? सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी। तो सिंगल का उल्टा डबल होता है, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी। तो सिंगल का मतलब क्या हुआ? सिंगल मानी एक होता है। और जैसे सिंगल मानी बच्चों, जिसने अभी शादी वगैरह नहीं की उसको भी सिंगल कहते हैं। जैसे शी इज सिंगल, आई एम सिंगल, है ना, आई एम सिंगल, शी इज सिंगल, ही इज सिंगल, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ओके, अब बच्चों दूसरी बात यह है, ये शब्द सिंगल, जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है बच्चों, जैसे ये छत होती है, ठीक है, छत का क्या? तख्ता। अब मैं कहना क्या चाहता हूं आपको? मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि जैसे मान लो कोई केबिन है आपकी, केबिन, और वो केबिन किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो बताओ, ये जो केबिन है, इसका ये जो डाखड़ा है, मेरा मतलब ये जो इसकी छत है, ये छत बच्चों बताइए किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। अब इस लकड़ी से बनी हुई छत के ऊपर पानी वानी नहीं जाए, इसलिए थोड़ा वो चद्दर जो टीन वगैरह होता है उसका एक इसके ऊपर क्या कर देते हैं? कवर भी चढ़ा देते हैं, एक पतली पतली सी परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो आप, इसके ऊपर गिरती है बारिश की बूंदें। क्या गिरती है बच्चों इसके ऊपर? जरा बताना। बारिश की बूंदें, और हर बूंद उत्पन्न करती है एक टिंकल। अब बच्चों टिंकल तो जानते हो, तो टिंकल होता है और एक ट्विंकल होता है, ये भी फर्क आपको आना चाहिए। तो बच्चों ट्विंकल तो नाम भी पर किसी का रखते हैं, जैसे ट्विंकल खन्ना, एनी अवे तो नाम टिप टॉप की रख दिया है, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल माने टिमटिमाना होता है,
जैसे मैं कहता हूं कि स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो इसे बच्चों आप क्या बोलते हैं? इसे आप ट्विंकल कहते हैं। अब बात आती है टिंकल, तो टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग बेल्स क्या होती है बच्चों? जैसे आप जानते हो, इधर एक शब्द सुनना, टिंकलिंग बेल्स। ये क्या है? टिंकलिंग बेल्स का मतलब बच्चों आप जानते हो कि जैसे अपन शाम के समय जैसे गायें वगैरह चर करके कहां लौटती है? वापस अपने घर लौटती है। वो दृश्य तो अपन देखते ही रहते हैं, उन दृश्यों के हम साक्षी रहे हैं। तो साक्षी क्यों रहे हैं? भागीदारी भी निभाई है ना, सहभागिता भी निभाई इस काम में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई गाय चर के अपने घर लौटती है, वापस लौटती है, उसके गले में क्या होता है बच्चों? जो दो प्रकार की गायें होती है, जो थोड़ी शरीफ होती है उनके गले में घंटियां होती है, जो थोड़ी उजाड़ली होती है उसके गले में डींगरा होता है। तो डींगरा इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा बजे तो उसके पांव पे चोट लगी और वो भैया नहीं, लकड़ी लटका देते हैं। दैट्स वी कॉल डींगरा, उसको डींगरा कहते हैं हमारी भाषा में, है ना, स्थानीय भाषा में। तो मैं दूसरी बात समझा रहा था आपको कि टिंकल यानी टिंकलिंग बेल का मतलब होता है बच्चों कैसी? टनटनाती हुई घंटियां। कैसी घंटियां? टनटनाती हुई घंटियां। तो बच्चों ये जो टिंकलिंग शब्द है, इसमें बताओ क्या हो रहा है? ध्वनि के द्वारा अर्थ की अभिव्यंजना हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आप कहोगे साहब ध्वनि अर्थ अभिव्यंजना, देखो बच्चों यहां अभिव्यंजना का मतलब अभिव्यक्ति होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की लगभग हर जबान में बच्चों कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ध्वनि के द्वारा अर्थ की अभिव्यंजना होती है, जिनमें ध्वनि के द्वारा ही उसका अर्थ क्या है शब्द का, उस ध्वनि से पता चल जाता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इस म्याऊं म्याऊं शब्द से आपको क्या हो रहा है? म्याऊं म्याऊं की जो ध्वनि है उसी में अर्थ की अभिव्यंजना हो रही है कि मैं बिल्ली की आवाज के बारे में बता रहा हूं। बोलो गधे ढेंचू ढेंचू करते हैं, तो ढेंचू ढेंचू शब्द की जो ध्वनि है उसी में उसके अर्थ की अभिव्यंजना हो रही है। मेरा मतलब यह है कि द मीनिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड इटसेल्फ। कोई शब्द विशेष की ध्वनि में क्या होता है? उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे नदी कल 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 करके बहती है। अब बताइए मैंने क्या बोला? कल 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 कल। तो बच्चों ये जो मैंने ध्वनि निकाली, जब आपने इस शब्द को पढ़ा, इसका उच्चारण किया, तो उच्चारण में जो ध्वनि व्युत्पन्न हुई उसी से क्या हो गई? अर्थ की अभिव्यंजना हो गई। बताओ हुई कि नहीं हुई? ये हिंदी में भी क्लियर बात समझ लो, अंग्रेजी में समझ लो, दोनों भाषाओं का एक अलंकार आपको समझाने वाला हूं मैं, आप समझ रहे होंगे। और बच्चों एक बात और है, जब मैं कहता हूं कि भंवरे गुनगुन 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 करते हैं, तो बताओ आ गया समझ में? जब हम कहते हैं कि तलवारें झंझना उठी, तो इस झंझना शब्द से ही, इस झंझला शब्द के, इस झंझना शब्द के उच्चारण की ध्वनि से ही एक अर्थ की अभिव्यंजना हो रही है। चूड़ियां सब जानते हैं, बताओ छनक उठी के खनक उठी, सब जानते हैं चूड़ियां छनकती नहीं है, चूड़ियां खनक उठी। पायल छम 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 पायल छनक उठी, तो छन 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 छम 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 बोला तो आप समझ गए पायल। अब मैं बोलता हूं छू 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 छू, तो आप क्या समझ रहे हो? रेलगाड़ी आ रही है, रेल आती है तो आपको बताओ छू 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 की आवाज निकालती जाती है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं बच्चों, वहां एक अलंकार होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, जरा देखना क्या बोला मैंने? ध्वन्यार्थ अभिव्यंजना। ओनो, ठीक है, ओनो मेटो पिया, ये बच्चों हिंदी में कहलाता है ध्वन्यार्थ। देखो ध्वनि प्लस अर्थ, क्या बोला मैंने? ध्वनि प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा बताना? ध्वय न को आधा करो। अब ये देखो ई है ना, ये बदलेगा तो यहां संधि हो जाएगी ना, ध्वन्यार्थ, और आगे शब्द क्या आएगा? ध्वन्यार्थ व्यंजना। तो बच्चों हिंदी में इसको ध्वन्यार्थ व्यंजना और अंग्रेजी में इसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात ये अलंकार का नाम। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स का मतलब छत के तख्तों पर उत्पन्न होने वाली हर टक टक की ध्वनि या टिप टिप की ध्वनि, छत के तख्तों पर उत्पन्न होने वाली हर टिप टिप की ध्वनि इज एन इको, माने एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है।
इन द हार्ट माने हमारे दिल में। आई समझे? प्रतिध्वनि आप जानते हो, जयशंकर प्रसाद ने आंसू में लिखा है क्या, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। आप जब बोलते हैं बच्चों तो आपकी आवाज क्या करती है, टकरा करके वापस आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, माने प्रतिध्वनि। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, हेज, ये हेज बच्चों किसके लिए आ रहा है, आप जानते हो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यहाँ ऑन एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा बच्चों द शिंगल्स। ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट पहले आ रहा कौन सा, एवरी, और जिस शब्द के पहले एवरी आ जाता है वो हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर, इसलिए बच्चों सिंगुलर वर्ब आ रही है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है। यहाँ बच्चों सिंगल्स के आगे सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है, सेंटेंस आगे तक चल रहा है, हार्ट तक चले गए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, छत के तख्तों पर गिरने वाली बारिश की हर बूंद से उत्पन्न टिप टिप की ध्वनि दिल में प्रतिध्वनि बनकर उभरती है। इस दिल में बच्चों उसकी गूंज सुनाई देती है। इस दिल में बच्चों क्या होती है, गूंज उठी शहनाई। कौन सी शहनाई, बारिश की ध्वनि से उत्पन्न टिप टिप की शहनाई गूंज उठी इस दिल में। इस दिल में बच्चों गूंज उठती है शहनाई, और फिर क्या होता है, और बच्चों ये होता है कि एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और बच्चों फिर क्या होते हैं, हजारों हजारों अरमान। एंड 1000 ड्रीमी का मतलब होता है स्वप्निल, फैंसीज का मतलब क्या होता है, कल्पनाएं, और बच्चों फिर हजारों हजारों और फिर सहस्त्रों स्वप्निल कल्पनाएं उभर करके आती है इनटू द हार्ट्स ऑफ बिजी बीइंग। ये देखो बिजी बीइंग का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना, बिजी बीइंग्स के नीचे करता हूं बिजी पीपल। ये बीइंग है ना बच्चों, जैसे लिविंग बीइंग यानी क्या होता है, जीवित प्राणी। तो बच्चों सपने उभर करके आते हैं, तो बताओ सपने किसकी आंखों में आते हैं, इंसानों की में आते हैं कि भैंसों की आंखों में भी सपने आते होंगे, सपने तो भैंसे भी देख लेती होगी, है ना। तो बच्चों आप इसका मतलब पीपल नहीं लगाओ तो प्राणी लगा दो, लिविंग क्रीचर्स। दूसरा शब्द बच्चों जरा ध्यान देना, CREATURE, लिविंग क्रीचर्स का मतलब होता है बच्चों फिर जीवित प्राणियों की आंखों में हजारों स्वप्निल या सहस्त्रों स्वप्निल कल्पनाएं उभरने लगती हैं। लोग क्या करते हैं, बारिश का महीना होता है तो मन में कई प्रकार की कल्पनाएं उभरती है, ठीक है। लकी क्या बोलते हैं, हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लाजी, देखिए लकी हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लाजी, इसका मतलब ये हो गया कि भूमि हरी भरी हो जाती है बारिश में, ठंडी ठंडी पवन चलने लगती है। और लकी हरी चंद फेर प्राण तरसे लगे, और महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस नजारे को देख करके फिर क्या होता है, फिर प्राण तरसने लग जाते हैं। तो बच्चों बारिश में प्राण तरसने लग जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब होता है बच्चों बिजी बीइंग का मतलब जो व्यस्त जन होते हैं, व्यस्त जन, फिर उन व्यस्त जनों के मनों में, फिर उन व्यस्त जनों के हृदयों में सहस्त्रों स्वप्निल कल्पनाएं उभरती हैं। वो प्यार की कल्पनाएं होती है बच्चों, वो मिलन की कल्पनाएं होती है, वो अभिसार की कल्पनाएं होती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और बच्चों क्या होता है, अगर सहस्त्रों स्वप्निल कल्पनाएं ही उभर कर रह जाती तो कोई बात नहीं थी, परंतु इसके साथ ही मनोमस्तिष्क में उभरती है सहस्त्रों स्मृतियां, अर्थात हजारों यादें आती है। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भरते, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। उस दिन जब जीवन के पथ में छिन्न पात्र ले कंपित कर में मधु भिक्षा की रटन अधर में इस अनजाने निकट नगर में आ पहुंचा था एक अकिंचन, उस दिन जब जीवन के पथ में। तो इस तरीके से बच्चों अतीत के अंदर आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ कि बहुत सारी आपकी जवानी की, आपके यौवन की जो स्मृतियां हैं वो सब आपके मनोमस्तिष्क के अंदर उभरने लगती है। एंड दे वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू रूफ, और बच्चों ये यादें क्या करती है, ये यादें बुनती है। और बच्चों ये यादें क्या करती है, यादें बुनती है। क्या बुनती है, ये यादें बुनती है बच्चों यादों के धागों से। और ये जो यादें हैं बच्चों, ये यादें क्या करती है, ये यादें जो है अपने वायवीय धागों से ताना बाना बुनती है। देखो बच्चों ये शब्द है एयर, इस एयर शब्द का मतलब होता है वायु, और बच्चों इसका विशेषण बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एयर और आगे लिख दिया थ्रेड, ध्यान देना। अब ये जो एयर थ्रेड है ना बच्चों, तो थ्रेड इन तो धागा होता है, सब जानते हैं। अब एयर का अनुवाद क्या करूं, वायु तो करूंगा नहीं मैं, फिर मैं क्या करूंगा जरा ध्यान देना, वायवीय धागे, ऐसे धागे बच्चों जिनमें क्या नहीं होता, कपास नहीं होता, सिर्फ हवा होती है। पोले धागे होते हैं, पोले,
सिलिंड्रिकल खोखले, वो जो खोखले और पोले धागे होते हैं जो कपास से नहीं बनते हैं बल्कि वो किससे बनते हैं बच्चों, वो वायु से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों फिर हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर जो सहस्त्रों स्मृतियां हैं वो क्या करने लगती हैं, दे बिगिन टू वीव, दे बिगिन टू वीव का मतलब वो बुनना शुरू कर देती हैं। क्या वो बुनना शुरू कर देती है बच्चों, एयर थ्रेड्स इनटू रूफ, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ये वूफ क्या होता है बच्चों, देखो ये वूफ जो होता है ना, तो लूम तो जानते हो, वो जो चरखा नहीं होता क्या लूम, तो उस लूम के आगे जो है बच्चों ये रहता है, तो इसमें धागों को क्या किया जाता है, बुना जाता है। तो आप शुद्ध हिंदी में अगर बात करो तो ये शब्द बनेगा ताना बाना। क्या बनेगा, ताना बाना। तो बच्चों आप जानते हो जी, और फिर सहस्त्रों स्मृतियां बुनने लगती है अपने वायवीय धागों से अपना ताना बाना। इसका मतलब ये हुआ कि मन में उठने लगती है हजार हजार यादें। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि फिर मन में उठने लगती है हजार हजार यादें। जाए लिसन टू द पेटर, बच्चों खत्म नहीं हो रहा सेंटेंस क्योंकि यो फारा ए जाए लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ का मतलब होता है जैसे ही मैं सुनता हूं, क्या सुनता हूं, पेटर। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, जैसे ये पेटर है वैसे ये टिंकल है। टिंकल और पेटर में थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको समझा दूं क्या है। एक तो बच्चों पेटर है, ध्यान देना, और एक है टिंकल। अब टिंकल और पेटर में क्या फर्क है जो आपको मैं बताता हूं। इसका मतलब बच्चों बारिश की बूंदें गिरती है तो टप टप करती है, क्या करती है, टप टप करती है, तो ये पेटर है और ये टिंकल है बच्चों। तो इस टिंकल की क्या पोजीशन है, देखो ये दरअसल बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती है जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को टिंकल उसी को पेटर कहते हैं। लेकिन फिर भी फर्क है। फर्क बच्चों ये है कि जो पेटर है इस पेटर में तो टप टप की आवाज आ रही है, ये आवाज थोड़ी करण-कटु है, इतनी मीठी नहीं है। और ये टिंकल है ना बच्चों, ये क्या है कि जैसे इसमें क्या है, झणकार है। क्या है इसमें, जैसे पायल क्या करती है, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार है, गूंज उठी पायल की झणकार। तो ये जो झणकार की ध्वनि है ये बच्चों इस टिंकल शब्द के अंदर आपको क्या है कि अधिक महसूस हो रही है। तो क्या होता है कि इसको बच्चों कहा जाता है ध्वनि बिंब। क्या कहा जाता है, दिस इज नॉन टू बी एन इमेज, दिस इज नॉन टू बी एन इमेजरी ऑफ साउंड। यानी कवि क्या करता है कि प्रसंगानुकूल शब्दों का चयन करके उस कविता में एक नाद सौंदर्य पैदा करता है, एक ध्वनि का बिंब पैदा करता है। उसके लिए इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है, जो चुना जाता है। हिंदी में बच्चों सुमित्रा नंदन पंत कवि है वो इस मामले के अंदर बड़ी महारथी हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, स्वर सिद्ध कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर सिद्ध कवि। बच्चों हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं, वही स्वर सिद्ध हैं। वो स्वर सिद्ध इसलिए क्योंकि शब्दों का ध्वनि के आधार पर उचित चयन करने का महारत उन जैसा किसी दूसरे कवि में नहीं देखा जाता, इसलिए उन कवि को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसलिए उनको स्वर सिद्ध कवि कहा जाता है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे जैसा ये लेते आए हैं 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा बहुत अच्छे से आपको समझाया हमने। ऐसा नहीं है जी शब्द का अनुवाद करके ऐसे आगे आगे बढ़ गए, इधर से पासबुक खोल पीछे से बोल रहे हैं, वो चक्कर नहीं है। अपने एक एक चीज को बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में क्या हो रहा हूं, सफल भी हो रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं सुनता हूं, पैटर माने टप टप की ध्वनि, जैसे ही मैं सुनता हूं पटपट की ध्वनि, टप टप की ध्वनि, जैसे ही बच्चों में टप टप या पटपट एक ही बात है, तो जैसे ही मैं टप टप या पटपट की ध्वनि सुनता हूं का ऑफ द रेन यानी बारिश की, अर्थात जैसे ही मैं बारिश की टिप टिप की ध्वनि सुनता हूं, अपॉन द रूफ माने छत पर, अर्थात जैसे ही मैं बारिश की टिप टिप की ध्वनि, अर्थात जैसे ही मैं छत पर बारिश की टिप टिप की ध्वनि सुनता हूं, तो क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कि हजारों हजारों यादें मेरे दिमाग में उभर करके आती हैं और वे अपना वायवीय ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं, और वे अपना वायवीय ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। अब बच्चों आप जानते हो एक शब्द पर जरा गौर फरमाने की जरूरत है। ये जानते हो शब्द क्या होता है? लिस्ट यानी होता है बच्चों शेड्यूल। क्या होता है? शेड्यूल। और क्या बोलते हैं इसको? टेबल भी कहते हैं। ये हो गया टेबल। तो बच्चों ये जो है इसको आप हिंदी में कहते हैं सारणी, सारणी, और कहते हैं फेरिस्त। ये हो गया फेरिस्त। ठीक है, तो बच्चों ये जो शब्द है ये तो नाउन के सेंस में है। अब मैं दूसरा शब्द बताता हूं आपको, लिसन। ये बच्चों अपने बाद हमेशा टू लेता, ध्यान दो। इसको बच्चों पोएट्री में लिस्ट टू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू इसके साथ ही रहेगा। इसको याद लिसन के रूप में नहीं करना, लिसन टू के रूप में याद किया करो, क्योंकि लिसन एक ऐसी वर्ब है बच्चों दैट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू, क्योंकि उसके बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सदैव अपरिहार्य अनिवार्य होगा। तो बताओ लिसन टू समझ में आ गया, लिस्ट टू समझ में आ गया? ये बच्चों पोएट्री का शब्द है। ये जो लिस्ट टू है इसका प्रयोग आप बोलचाल में से नहीं कर सकते कि क्या, जैसे मैं कहता हूं प्लीज लिस्ट टू मी, ऐसे नहीं बोलता मैं। क्या बोलता हूं? प्लीज लिसन टू मी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों स्पोकन इंग्लिश में अपन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। दिस वर्ड इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन पोएट्री। इस शब्द का बच्चों प्रयोग किया जाता है खास तौर पर कविता में। ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी में बच्चों जिनका प्रयोग आप आम बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, परंतु आप उनका प्रयोग कविता में करते हैं। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात एक और सुनो। लिसन टू आपकी समझ में आ गया, लिस्ट टू आपकी समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जरा इधर देखना, एक शब्द बताता हूं आपको। ये होता है डू। इस डू को बच्चों कहा जाता है, ध्यान दो, DOST, डॉस्ट। पोएट्री में इसको डॉस्ट लिखा जाता है। एक शब्द होता है डथ। क्या है? इसको आप क्या कहते हो? डज। एक शब्द होता है बच्चों हेज। इसको पोएट्री में क्या कहते हो? हेस्ट। जैसे टैगोर ने अपनी गीतांजलि की पहली कविता यही लिखी है, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, तुमने मुझे बनाया है अनंत। दाउ हैस्ट मेड मी, दाउ हैस्ट मेड मी। देखो दाउ, THOU, ये दाउ क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान देना, दाउ यानी यू होता है। अब सुनो, दाउ मानी यू होता है। अच्छे से क्लियर करता हूं ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बच्चों देखो, एक शब्द होता है यू, ये आपका कर्ता। ये दूसरा शब्द क्या है बच्चों? योर। ये पॉजिटिव, और ये क्या है? यू, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब जरा देखना, ये बच्चों दाऊ, क्या है ये? और ये बच्चों दाई, दाई। और ये क्या है बच्चों? ये THEE, दी। और बच्चों इधर देखो दाइन, और इसको बोलेंगे योर्स। ये बच्चों एक ही बात है, लेकिन आपको ये चीज आना जरूरी है, क्योंकि कोई चीज आज काम नहीं आएगी तो कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर। जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो जरूर काम आएगा आपके। बोलो, यू को बच्चों पोएट्री की लैंग्वेज में दाऊ कहते हैं, और यू को बच्चों दी भी कहते हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में तो दाऊ होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जैसे आएगा मी होता है, ऐसे दाऊ का दी होता है। दाऊ, इसका उच्चारण थाऊ मत किया करो। क्या करो ये? जैसे बच्चों आप जानते हो श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बलराम को क्या बोलते थे? दाऊ बोलते थे कि नहीं? तो ये दाऊ इसका उच्चारण। बहुत समझ में आ गई बात? अच्छा, जरा ध्यान देना। I listen to the patter of the rain upon the roof, अर्थात जैसे मैं छत पर बारिश की टिप टिप की ध्वनि सुनता हूं, तो वो ध्वनि क्या करती है मन में? वो मन में बच्चों भावों का
समुद्र पैदा करती है। वो मेरे मन में क्या करती है बच्चों, न जाने क्या क्या करती है। तो वो सारी बातें तो आप जान ही गए। नाउ इन मेमोरी। और बच्चों अब क्या होता है, ये बारिश का दृश्य है उसका वर्णन कर रहा है कवि। कवि किसका वर्णन कर रहा है बच्चों, कवि बारिश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। और बच्चों ये कविता अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो देखो ये कितनी सटीक बात है कि मौसम भी कुछ ऐसा ही है, बारिश का भीगा भीगा मौसम। और इस भीगे भीगे मौसम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हम कविता पाठ कर रहे हैं। हम छत पर बारिश वाली कविता बिल्कुल उपयुक्त मौसम में कर रहे हैं, बिल्कुल उचित ऋतु में कर रहे हैं। तो ये कविता और ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बोलूंगा तो बच्चों ये तो ऑडियो विजुअल एड्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप बाहर निकलोगे तो आपको पता है, आप बारिश की आवाज भी सुन लोगे, महसूस कर लोगे जो बातें मैं बोल रहा हूं। और इनके आधार पर क्या होगा बच्चों, आपका मन थोड़ा सेंसिटिव बनेगा, संवेदनशील बनेगा। नहीं बनेगा तो उसको आपको बनाना चाहिए। मन को पकड़ो, उसको बनाओ, संवेदनशील बनाओ। क्यों जी, समझ गए आप? क्या जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का एक कैसा भी प्यार नहीं। प्यार होना चाहिए जिस दिल में प्यार नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, जो ईश्वर का रूप माना जाता है, तो ऐसा दिल बच्चों क्या होता है, वो तो बेकार है, वो तो पत्थर होता है। एनी हाउ, तो बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और अब स्मृति पटल के ऊपर उभर करके आती है, और अब स्मृति पटल के ऊपर उभर कर आता है मेरी माँ का अक्स, या मेरी माँ की सूरत, या मेरी माँ का चेहरा अब मेरे स्मृति पटल के ऊपर उभर करके आता है। और ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, ये चाइल्डहुड है। क्या ये चाइल्डहुड यानी बचपन है। और आपका कवि जो है बच्चों वो क्या हो गया है, ये अडल्टहुड है, अर्थात आपका कवि जवान हो गया है। आपका कवि जवान हो गया है, लेकिन यादों में कवि पीछे चला जाता है। यादों में बच्चों कवि जवानी से वापस किसकी तरफ चला गया है, बचपन की तरफ चला गया है। अर्थात ये कवि की मानसिक यात्रा है। कवि तो बच्चों जहां है वहीं हैं, लेकिन वो एक मानसिक यात्रा, यानी इसको बोलते हैं मेंटल जर्नी। कवि क्या करता है बच्चों, मेंटल जर्नी करता है। मेंटल जर्नी का मतलब है मानसिक यात्रा करते हुए अपने जवानी के वजूद को छोड़ करके अपने बचपन की आगोश में चला जाता है। और उसे याद आती है उसकी माँ, उसे याद आते हैं वो दिन जब कुएं खेत जाने से पहले उसकी माँ क्या करती थी, अपने छोटे से बच्चे को, अपने डार्लिंग ड्रीमर को, ध्यान दो बच्चों, डार्लिंग और एक होता ड्रीमर, दोनों का अर्थ समझो बच्चों। ड्रीमर का मतलब होता है सपनों में खोया हुआ, स्वप्न लोक में खोया हुआ। और डार्लिंग का मतलब क्या होता है, ये डार्लिंग बच्चों एडजेक्टिव भी होता है, अभी समझ लो। ये डार्लिंग और क्या होता है बच्चों, ये डार्लिंग एडजेक्टिव भी होता है, ये नाउन भी होता है। और कई बच्चे सोचते हैं कि डार्लिंग में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ है, पर ऐसा कभी नहीं होता है। क्लियर हो गया है? डार्लिंग इज नॉट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप सोचते हो कि आईएनजी जुड़ा हुआ, जिसे गोइंग, जंप में जंपिंग, सिंग में सिंगिंग, बट नॉट लाइक दैट। परंतु बच्चों डार्लिंग को कभी भी क्या नहीं समझने की गलती करना चाहिए। जैसे हम डार्लिंग, मैं डार्लिंग कर रहा हूं, मेरा मतलब है कि रहा हूं रही हूं का भाव आप उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इस तरीके की वो गड़बड़ है मामला, इस तरीके का भाव इसमें उत्पन्न नहीं होगा। डार्लिंग एक नाउन है बच्चों। जब कहते हैं कम ऑन डार्लिंग लेट्स मूव या लेट्स रिटर्न, कम ऑन डार्लिंग लेट्स रिटर्न का मतलब होता है कि आओ अब लौट चले। अब आपको साहब डार्लिंग का मतलब बताया ही नहीं। डार्लिंग का मतलब प्रियतमा है ना वो। लेकिन बच्चों जब मैं आपको कहता हूं कि ही इज माई डार्लिंग, ही इज माई डार्लिंग सन, ही इज माई डार्लिंग सन का मतलब होता है वो मेरा प्यारा बेटा है। तो बच्चों ये क्या है, डार्लिंग शब्द जो है ये लविंग का अर्थ भी देता है। जैसे आप लिखते नहीं हो कि योर लविंग सन, तब मैं कहूंगा यू आर माई डार्लिंग सन, यानी तुम क्या हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे प्यारे छोने हो। तो बच्चों डार्लिंग ड्रीमर का मतलब क्या होता है, प्यारा। ठीक है, प्यारा हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी का स्टैंडर्ड शब्द बता रहा हूं, प्यारा छोना। इसका मतलब ये हुआ कि कवि को वो दृश्य याद आता है, वो वक्त याद आता है जब कवि बहुत छोटा था और उसकी माँ क्या करती थी, उसको एक साड़ में, साड़ का मतलब होता है कि उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, विलायत की बात कर रहा हूं। तो वहां पर बच्चों साड़ का मतलब ये होता है कि एक लकड़ी की केबिन में वह अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को सुला करके। अब बच्चों आपको डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब कितने, अरे भाई देखो आजकल तो आप जानते हो, हम दो हमारे दो, ये तो सरकार ने नीति बनाई है और मेरे हिसाब से ठीक ही बनाई है।
लेकिन पहले ऐसा कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी, 4-5 डार्लिंग ड्रीमर तो होते ही थे एक जने के, है ना। तो ये उस जमाने की बात है जब इस प्रकार के सिस्टम लागू ही नहीं थे, परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट जो है उसको वो लोग जानते ही नहीं थे। तो फिर बताओ फिर कैसे परिवार नियोजित होते। इसीलिए तो आप जानते हो बच्चों, महाभारत में आपको पता है गांधारी के बेटे थे, आप जानते होंगे कितने थे, काफी थे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या बताया बच्चों। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब मैंने बताया सपनों में डूबे हुए अपने छोनों को छोड़ के चली जाती थी। और देखो ये आपकी केबिन है, एक छोटा सा क्या है बिस्तर है, इस बिस्तर के ऊपर एक बच्चा लेटा है और बच्चा टुकुर 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 क्या कर रहा है बच्चों। जैसे ही बूंदें गिरती है, टक टक की आवाज आती है, तो नन्ना सा बच्चा क्या करता है, इस छत की ओर टुकुर टुकुर देखता है। कैसे देखता है, टुकुर टुकुर देखता है। कैसे देखता है, टुकुर टुकुर देखता है। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। और इस प्रकार से बच्चों जो वाक्य नाउ से शुरू होते हैं, जो वाक्य हियर से शुरू होते हैं, ध्यान देना वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। जैसे एक तो हियर हो गया और एक नाउ हो। कैसे बच्चों जरा मैं बताता हूं आपको। देखो नाउ अकबर एंटर्स बीरबल्स, नाउ बीरबल एंटर्स अकबर्स कोर्ट, यानी और अब क्या होता है, और बच्चों अब क्या होता है, अकबर जो है बीरबल जो है वो अकबर के दरबार में प्रवेश करते हैं। अगर यहां ध्यान आ जाए तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल, जैसे एंड देन गांधी केम, और फिर गांधी आए। हियर कम्स माय फ्रेंड्स, वो आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो हियर ये बच्चों ये प्रेजेंट सिंपल होते हैं दोनों, ये पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। ये पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या एस या ई एस भी जुड़ता है। आगे देखना, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, इस प्रकार से अब आती है मेरी स्मृतियों के पटल पर, अब उभरती है कौन, मेरी माँ, या अब यादों, अब मुझे मेरी माँ की याद आती है। हे शी यूज्ड टू, ध्यान दो बच्चों टू लास्ट में आ रहा है ना, ये इन्होंने क्या किया, मॉडल को स्प्लिट कर दिया है, इन्होंने मॉडल को स्प्लिट कर दिया है। यूज्ड टू देखो, ए शी यूज्ड टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स का रिगार्ड यानी बच्चों सम्मान करना नहीं होता, रिगार्ड का मतलब यहां होता है निहारना, जैसा कि वह अपने प्यारे स्वप्न लोक में डूबे हुए छोनों को निहारा करती थी। इन ईयर्स अगोन का मतलब होता है इन पास्ट ईयर्स का मतलब भूतकाल में। ईयर शी लेफ्ट, एयर का मतलब लिखना ना बच्चों, बिफोर शी लेफ्ट अर्थात उससे पहले कि वो जाती थी, है ना। बिफोर शी लेफ्ट देम, बिफोर उससे पहले कि वो उन्हें छोड़ करके जाती थी, कब तक, टिल डाउन का मतलब वो सवेरे क्या काकड़ में काम करने चल जाती थी कोई खेत पे, और सवेरे तक वो लेट आती थी, तब तक उन बच्चों को अकेला छोड़ करके जाती थी। हो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कवि कहता है कि मुझे मेरी माँ की जो फॉन्ड लुक अर्थात प्यार भरी या जो ममता भरी दृष्टि है उसका एहसास हो रहा है, मानो मुझे फिर ममता से निहार रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, अर्थात जैसे ही मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, रिफ्रेन क्या होता है जो भी बताऊंगा, बारिश की टिप टिप की आवाज जो बार बार आ रही है उसको रिफ्रेन कहते हैं। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, अर्थात जो बजाई जा रही है, ध्वनित जो ध्वनित हो रही है किनके ऊपर, छत के तख्तों पर, बाय द पेटर ऑफ द रेन, अर्थात बारिश की पैटर यानी बारिश की टिप टिप के साथ। अब बच्चों प्रश्न एक रह गया, अनुत्तरित, वो क्या है, रिफ्रेन। ये क्या होता है जरा समझ लो बच्चों। रिफ्रेन का मतलब कोई भी कविता की वह पंक्ति जो बार बार रिपीट होती है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी। उसी तरीके से आप जानते हो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, उनकी याद करो कुर्बानी, और लास्ट में फिर वो सो गए अमर बलिदानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो वो एक पोयम की एक लाइन होती है बच्चों, वो बार बार रिपीट होकर के चलती है, उसके साथ कविता की राइम स्कीम को जोड़ा जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल रिफ्रेन, उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। तो बारिश की ये रिफ्रेन अर्थात बारिश की ये जो मुख्य ध्वनि है ये बार बार आती है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।